कभी सोचता हूँ कि YouTube पे वीडियोस डालूँ, लेकिन टाइम नहीं है। YouTube पे थोड़ी बहुत वीडियोस डाली, लेकिन इतना टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है कि मैंने छोड़ ही दिया। ये YouTube के ऊपर वीडियोस शुरू में डालना तो काफ़ी एक्साइटिंग लगा था, लेकिन अब थोड़ा सा बोर हो गया। हाय एवरीवन, क्या ऐसे रीजंस आपके माइंड में कभी आए हैं? क्या आप लोगों को कभी ऐसा लगा है कि मेरे को यूट्यूबिंग करनी है पर मेरे पास टाइम नहीं है? या फिर कुछ लोग यूट्यूब पे आए, थोड़ी बहुत वीडियोस डाली जोश में, लेकिन बहुत जल्दी बर्नआउट हो गए, क्योंकि जब महसूस हुआ यूट्यूब में आने के बाद कि ये कितना टाइम और एनर्जी और आपके रिसोर्सेज लेता है और आपके बिजी शेड्यूल में से किस तरह से आपको टाइम निकाल के इसको एफर्ट देना पड़ता है ताकि आप इस पे कंटेंट डाल सकें। और इस चक्कर में क्या काफ़ी सारे लोग आप में से यूट्यूबिंग छोड़ चुके हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। मेरा जो पास्ट 3-3.5 महीने का एक्सपीरियंस है, जिसके अंदर कि मैंने थोड़ा बहुत वीडियो प्रोडक्शन करा है, मुझे काफ़ी चीज़ें समझ में आ चुकी हैं कि ये कितना टाइम कंज्यूमिंग है, यूट्यूब की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और अपने स्केड्यूल में से इसके लिए टाइम निकालना और कंटेंट क्रिएट करना और पब्लिश करना कितना आसान या मुश्किल है। ये जो वीडियो होगी है, आई थिंक मेरे चैनल पे 92nd वीडियो होगी। सो 90+ वीडियोस बनाने के बाद थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग जाता है कि आपके पूरे रूटीन में, आपके पूरे स्केड्यूल में यूट्यूब कैसे फिट हो पाएगा और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल कैसे हो पाएगा। अब बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट करे मैं सीधा मुद्दे की बात करता हूँ कि कैसे जो आप लोग एंथुजियास्ट हैं, जो यूट्यूब पे आना चाहते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है इस पर कंसिस्टेंटली वीडियो डालने के लिए, तो सेम एफर्ट में आप कैसे ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं या सेम कंटेंट प्रोड्यूस करने के लिए कैसे आप अपना एफर्ट घटा सकते हैं। अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे थोड़ी बहुत रिसर्च करके, और क्योंकि मैं हमेशा कहीं ना कहीं अपनी टांग फंसा के बैठा रहा हूँ, कभी एसएससी की तैयारी, कभी यूपीएससी की तैयारी, और सब कुछ मैंने नौकरी के साथ साथ किया है और अभी भी मैं यूट्यूब जॉब के साथ कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं माइंड के अंदर वो ट्यूनिंग ऐसी बैठ गई है कि मैं कहीं ना कहीं से कुछ ऑप्टिमाइज्ड या एफिशिएंट तरीके निकालने की कोशिश करता हूँ, जिससे कि मैं लगातार 3-4 चीज़ें कंसिस्टेंटली कोशिश करता रहूँ। तो इस रिगार्डिंग मैं आपको 4 टिप्स देना चाहता हूँ। पहली टिप है बैचिंग। देखो, बहुत सारे यूट्यूबर्स क्या करते हैं, पहले वो सोचते हैं कि मुझे किस चीज़ पे कंटेंट बनाना है, फिर उसकी स्क्रिप्ट लिखते हैं, फिर उसको रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड करने के बाद वो उसको अपने मोबाइल में या कंप्यूटर में कहीं पे सेव करते हैं फोल्डर में, और उसको एडिटिंग सॉफ्टवेयर में डाल के उसकी एडिटिंग करते रहते हैं। एडिटिंग के बाद उसके अंदर कुछ ट्रांजिशंस, इफेक्ट्स डालते हैं, फिर उसको एक्सपोर्ट करते हैं, फिर उसका थंबनेल सोचते हैं, फिर उसे अपलोड करते हैं, फिर उसमें टैग्स, हैशटैग्स, डिस्क्रिप्शन, टाइटल, ये सब डालते हैं। तो अगर मैं ये सारे स्टेप्स बताऊं तो सुनने में तो एक काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ स्टेप्स लगे होंगे, और एक्चुअली जब आप इम्प्लीमेंट करोगे और आप इन सारे स्टेप्स को फॉलो करके एक वीडियो बनाओगे, तो ये स्टेप्स सब मिला के पूरा वीडियो को कंसेप्चुलाइज करने से लेकर अपलोड करने तक थोड़ा सा मेंटली टायरिंग और एग्जॉस्टिंग प्रोसेस है। और कंसिस्टेंटली अगर आप सोचो, क्योंकि यूट्यूब पे चैनल तभी उठ पाता है जब आप कंसिस्टेंटली कंटेंट बनाते हो। कंसिस्टेंटली अगर आपको कंटेंट बनाना है, चाहे वो रोज़ हो, चाहे वो ऑल्टरनेट डेज हो, या हर 3 दिन में एक बार हो, इट डज टेक अ टोल ऑन योर टाइम, और थोड़ा सा मेंटल फटीग भी आपको धीरे धीरे डेवलप होने लगेगा। लेकिन अगर आप इसको सही तरीके से प्लान नहीं करोगे तो देयर इज़ अ वेरी हाई चांस कि आप बर्न आउट हो जाओगे और आप हो सकता है कि इस यूट्यूब को छोड़ दो। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप वाकई में पैशनेट हो तो इसको छोड़ना नहीं चाहिए। अब लोग कहते हैं कि जिस चीज़ में आपका पैशन होता है आप उसको छोड़ोगे नहीं, आप उसमें लगे रहोगे, लेकिन अगर आप गलत तरीके से लगे रहोगे, जिससे कि आपको थकावट होगी, आपका दिमाग जो है वो टायर्ड हो जाएगा, तो आप इतना ही पैशन क्यों ना हो, अगर आप थकी गए, आप में एनर्जी नहीं है, तो कहाँ तक वो पैशन और मोटिवेशन आपको लेके जाएगी। अगर आप ज़बरदस्ती मारपीट के यूट्यूब करोगे भी तो आप ज़्यादा एफिशिएंटली या ज़्यादा खुशी के साथ कर नहीं पाओगे, एंड इट विल रिफ्लेक्ट ऑन द क्वालिटी ऑफ द कंटेंट। देखो, कहते हैं कि अगर आपको अच्छी फिजिक बनानी है और आप पैशनेट हो और आपको जिमिंग का शौक है तो आप जिम जाओगे ही जाओगे, लेकिन अगर आप अपनी सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर दोगे कि जिम तक जाने के लिए आपको 20 किलोमीटर भाग के जाना पड़ रहा है, तो जिम में जाने के बाद आप उसके बाद क्या तो कार्डियो करोगे, क्या आप वेट ट्रेनिंग करोगे, क्या आप डंबल उठाओगे, आप वैसे ही इतना थक चुके होंगे वहाँ तक पहुँचने में, या फिर आप वहाँ जाके कोई एक्सरसाइज गलत तरीके से करोगे, कुछ उल्टा सीधा उठा लोगे और कहीं में आपको क्रैम्स आ जाएंगे, या फिर आपकी पता चला कि कमर ट्विस्ट हो गई या कहीं स्प्रेन आ गया, तो आप वैसी एक्सरसाइज करने लायक नहीं रहोगे। तो कोई भी चीज़ करने का एक मेरे ख्याल से सही और एफिशिएंट तरीका ढूंढो, क्योंकि ज़बरदस्ती कहीं पे भागते रहोगे और आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, देन यू लूज टीम। टिप नंबर 1, बैचिंग। बैच प्रोडक्शन कीजिए। अब बैचिंग का क्या मतलब है? देखिए, मैं एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ। चलिए हम किसी कार कंपनी में जाते हैं। गाड़ी, टैक्सेशन, फाइनेंस थोड़ा दिल के करीब है ना, तो ये एग्जांपल सबसे पहले आते हैं। अगर आप किसी कार मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में जाते हैं तो वहाँ कभी भी ऐसे नहीं होता कि मैंने स्टील उठाया, उसके बाद उसको मशीन में डाला, फिर उसको मोल्ड करके उसका कंपोनेंट बनाया, फिर मैं वेल्डिंग शॉप में चला गया, फिर मैं प्रेस शॉप में चला गया, फिर उसके बाद मैं पेंट शॉप में चला गया, फिर मैंने उसको लेके असेंबली शॉप में जाके उसके पार्ट कसे, फिर मैंने हेडलाइट लगाई, फिर जाके मैंने गाड़ी की क्वालिटी इंस्पेक्शन करी, फिर मैंने गाड़ी बनाई। अगर बाई चांस सपोज से 100 लोग हैं इन्वॉल्व गाड़ी बनाने में,
तो 100 के 100 लोगों में से ऐसा नहीं होता कि हर बंदा एक शीट मेटल का पार्ट लेके और पूरे गाड़ी तक बनाता है। वो 100 लोग डिवाइडेड होते हैं कि 5 लोग प्रेस शॉप में होंगे, 5 लोग कास्टिंग में होंगे, 5 लोग सप्लाई चेन में होंगे, 5 लोग पेंट शॉप में होंगे, 5 लोग असेंबली लाइन में होंगे, 5 लोग क्वालिटी इंस्पेक्शन में होंगे। इस तरह से बेसिकली एक लाइन प्रोडक्शन चलती है गाड़ी की, कि यहाँ पे एक डाई शॉप है, फिर कास्टिंग शॉप है, प्रेस शॉप है, ऐसे करते 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 गाड़ी की पूरी, मतलब जब असेंबली लाइन भी चलती है तो एक एक बंदा होता है, वो सिर्फ एक कंपोनेंट एक बार में लगाता है। जो टायर फिट कर रहा है वो टायर ही फिट कर रहा है, गाड़ी आगे जाती है। देन देयर इज अनदर सेट ऑफ पीपल जो हेडलाइट लगा रहे हैं। इससे फटीग कम होता है, क्योंकि आप सेम तरीके के काम बार बार कर रहे हो और आप उसी जगह पर रह के उस काम को कर रहे हो। आप बार बार किसी चीज़ को यहाँ लेके भाग दौड़ नहीं कर रहे। उसी प्रिंसिपल को मैं वीडियो प्रोडक्शन के अंदर लेके आता हूँ। आप कोशिश ये करिए कि अगर आप स्क्रिप्ट बना रहे हैं तो आप इकट्ठे 5-6 स्क्रिप्ट बनाइए। अगर आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो अपनी स्क्रिप्ट तैयार रखिए और सीधा रिकॉर्डिंग करिए। एक ही बार में जो भी 4-5 वीडियोस की आपको रिकॉर्डिंग करनी है करिए। उसके बाद अगर आपको एडिटिंग करनी है तो एक प्रोजेक्ट लाइए, एडिट करिए, दूसरे एपिसोड का दूसरे प्रोजेक्ट को लाइए, एडिट कीजिए। तो आप उस टाइम सिर्फ एडिटिंग कीजिए, चाहे आप उसमें घंटा लगे 2 घंटा लगे, और एडिटिंग करके बस हो गया बंद। उसके बाद आप लगातार अगर अपलोड कर रहे हैं तो अपलोड करते रहिए। शेड्यूल सेट कर दीजिए कि ये इस तारीख को अपलोड होगी, इस तारीख को अपलोड होएगी। यूट्यूब में फैसिलिटी है दैट यू कैन सेट अ टाइम कि कौन सी वीडियो कब अपलोड होनी है। दिस वे आई एम टेलिंग यू, आपका जो मेंटल फटीग है वो काफ़ी घट जाएगा, क्योंकि आप जब किसी प्रोसेस में इन्वॉल्व होंगे, आपका कंसंट्रेशन और फोकस जब एक प्रोसेस में बन जाएगा तो आप उसी के अंदर इतने ज़्यादा मोमेंटम के साथ काम करते रहोगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कितना काम खींच दिया। देखो, हम जब रिकॉर्ड करते हैं, हम जब सोचते हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग करते हैं, एडिटिंग करते हैं, तो हम बार बार ट्रांजिशन ला रहे हैं अपने थॉट प्रोसेस में, अपने काम में, अपने एक्शन में। पहले हम कुछ कर रहे हैं, फिर हम कुछ कर रहे हैं, फिर हम कुछ कर रहे हैं, फिर हम कुछ कर रहे हैं। तो हमारा कॉन्सेंट्रेशन, हमारा वर्क फ्लो जो है वो बीच बीच में डिसरप्ट होता रहता है। अगर हम एक काम को लगातार खींच के करें और उसमें काफ़ी सारी चीज़ें निकाल दें, थोड़ा सा बेटर होगा। अपने केस में मुझे ये चीज़ ज़्यादा एफिशिएंट लगती है। आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं और मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि क्या इस चीज़ ने आपकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करा है कि नहीं। दूसरी चीज़ है स्टैंडर्डाइजिंग। अगर आपने देखा हो तो वीडियो की शुरुआत में जब मेरा यहाँ नाम लिखा आता है तो उसका मोर और लेस सेम फॉर्मेट होता है। 3-4 तरह के फॉर्मेट है जो मैं यूज़ करता हूँ। वीडियो का जब एंड होएगा तो वो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जो होता है वो भी सेम फॉर्मेट का है। यहाँ पे नीचे मेरे जो सोशल मीडिया हैंडल्स आते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब के, उनका भी एक सेट फॉर्मेट है। तो मैंने अपने एडिटर के अंदर कुछ फॉर्मेट्स डिज़ाइन करे हुए हैं, कुछ फेवरेट्स में टेम्पलेट्स डाली हुई हैं कि जो भी वीडियोस होंगी उसमें वही चीज़ें यूज़ होंगी। मतलब नीचे मेरा कंटेंट जो है वो चेंज होता रहता है, जो ऊपर टेम्पलेट्स हैं, जो एनिमेशंस हैं, ट्रांजिशंस हैं, वो मोर और लेस सेम है। मैं बार बार कोई नई चीज़ सोचूंगा कि इसमें ऐसा करता हूँ, उसमें वैसा करता हूँ, तो मेरा बहुत ज़्यादा उसमें टाइम लग जाएगा और कंसिस्टेंसी कम हो जाएगी। अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो जो मेरी शुरू की अंडमान सीरीज़ की वीडियोस थी उसमें मैं कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट, हिट एंड ट्रायल करता था। उस टाइम मैं एडिटिंग भी नई सीख रहा था कि इस वीडियो में ऐसा करता हूँ, उस वीडियो को वैसा करता हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहा था। अब जब से मैंने चीज़ें थोड़ी सी स्टैंडर्डाइज करी हैं, टेम्पलेट्स मैंने सेलेक्ट करके डाल दी हैं, थोड़ा सा एडिटिंग का काम मेरा आसान हो गया है। और एडिटिंग के काम को स्टैंडर्डाइज करने का मेरा मतलब यही है कि आपने अगर एक फ्लो बना दिया है कि आपको ये यूज़ करना है तो आप उसी को यूज़ कीजिए। अगर रोज़ की रोज़ हर वीडियो में आप सोचोगे कि अब मैं इसमें ये ट्राई करूँगा, अब मैं इसमें ये सीखूंगा, अब मुझे सॉफ्टवेयर चेंज करना है, तो अगेन आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा। हाँ, यूट्यूब पे अगर आपको कंटेंट क्रिएशन करनी है तो आपको कुछ ना कुछ नया सीखना पड़ेगा, इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा, चाहे नया सॉफ्टवेयर सीखना हो, नए ट्रांजिशंस, नए कैमरा एंगल, लाइटिंग, जो भी आपको चीज़ें उसमें इनोवेट करनी है वो आप डेली बेसिस पे इनोवेट मत करो। उसके लिए अपना एक अलग से टाइम शेड्यूल रखो कि भाई अब मैं फ्यूचर वीडियोस के अंदर ये चीज़ ट्राई करना चाहता हूँ, उसके बारे में पढ़ना, सीखना, वो सब आप अलग करो। लेकिन जब आप अपने फ्लो में हो कि आज मैंने सीधा 5 वीडियोस की एडिटिंग करनी है तो स्टैंडर्डाइज्ड तरीके अपनाओ। सिमिलरली और भी चीज़ें हैं, जैसे ये कैमरा है, ये स्टैंडर्डाइज्ड है। सामने जो मोबाइल रखा हुआ है उसमें जो सेटिंग्स है उनके साथ मैंने ज़्यादा छेड़खानी कभी करी नहीं है कि मैं इसका एक्सपोजर बढ़ा दूँ, वाइट बैलेंस ऐसा कर दूँ, शार्पनेस वो कर दूँ, कॉन्ट्रास्ट ये कर दूँ, मैं कुछ नहीं करता हूँ। जो भी ये सामने है, कोई कलर ग्रेडेशन ये वो मैं कुछ नहीं करता हूँ, क्योंकि ये मेरे को आते भी नहीं है। ये मैं कभी जब सीखूंगा तब धीरे धीरे ट्राई करूँगा। जो मेरा ट्राइपॉड है जो मैं यूज़ करता हूँ, जो ट्राइपॉड की पोजीशन है सब कुछ सेम है। आपने काफ़ी सारी वीडियोज़ में देखा होगा कि इसी एंगल से मैं वीडियो लेता हूँ क्योंकि मुझे ये ठीक लगता है। अगर कुछ हिट एंड ट्रायल करना होगा वो मैं अलग से करूँगा, अपने प्रोसेस फ्लो में नहीं करूँगा। नेक्स्ट चलते हैं ऑर्गेनाइजेशन पे। जितनी भी वीडियोज़ हैं जो आप शेड्यूल करते हो कि ये मैं इस डेट को डालूंगा, इस डेट को डालूंगा, उनके अलग अलग से फोल्डर डाल लो। कई बार हम क्या करते हैं कि अपनी वीडियोज़ में गाने डालते हैं। अब गानों के साथ बड़ा डाइसी मामला है भाई। जो गाने सो कॉल्ड कॉपीराइट फ्री होते हैं उनमें कॉपीराइट क्लेम आ जाता है, फिर आप उसको डिस्प्यूट करते हो। तो आप अपनी एक सिलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स बना सकते हो, उनको एक जगह डाल सकते हो और एक छोटा सा इंडेक्स बना सकते हो कि ये गाना है, ये मैं इस थीम में यूज़ करूँगा, इस तरह की वीडियो में यूज़ करूँगा
और ये मेरी पास्ट वीडियोज़ हैं जहाँ पे मैंने ये पर्टिकुलर सॉन्ग यूज़ करा हुआ है, तो उस तरह से आप गाने का नाम, आर्टिस्ट और कहाँ आपने वो यूज़ करा हुआ है वो आप डाल सकते हो। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब हम कोई वीडियो बनाते हैं तो हमें लगता है कि यार उस वीडियो में बड़ा अच्छा गाना था, हम वही गाना दोबारा डाल देते हैं, फिर हमें मिलता नहीं कि वो सॉन्ग कहाँ पे है। तो इस तरह से अगर आप अपने मीडिया फाइल्स को ऑर्गेनाइज करके रखो। सिमिलरली अगर आप देखोगे कि काफ़ी सारे थंबनेल्स के अंदर और वीडियोज़ के बीच बीच में मैं थोड़े इमोजीज़ और 3D आइकन्स यूज़ करता हूँ, तो वो इमोजीज़ और 3D आइकन्स भी मैंने एक सेट फोल्डर के अंदर सेव करके रखे हुए हैं कि जहाँ ज़रूरत पड़ेगी मैं उनको वहाँ से उठा के डाल दूंगा। तो इस तरह से अगर आप चीज़ें ऑर्गेनाइज करके रखोगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। बार बार कोई चीज़ ढूंढने जाओगे कि मैं ये यूज़ करूँ, ये डालूँ, ये वहाँ डालूँ, आपका बहुत टाइम लग जाएगा इसमें। और जितना आप डिसीजंस लेते हो, जितना आप चीज़ों के बारे में सोचते हो, उतनी बार आपका जो विल पावर है वो घटता रहता है। बिकॉज विल पावर इज़ लाइक अ मसल, आपका मेंटल फटीग होता रहता है। तो आपको अपने आप को मेंटली स्ट्रेस बिल्कुल मिनिमम करना है और मैक्सिमम वीडियोस निकालनी है, तभी आप एफिशिएंटली इस काम को लॉन्ग टर्म में कर पाओगे। वरना ये यूट्यूब आपको एक सिरदर्दी लगने लगेगा बहुत टाइम के बाद। जो चौथा पॉइंट और आखिरी पॉइंट है वो है शेड्यूलिंग। माई मदर इज़ द बिगेस्ट प्रोपोनेंट ऑफ दिस पॉइंट। वो मेरे पीछे लगी रहती है कि शेड्यूल कर वीडियोस को, प्लानिंग कर। ये नहीं कि आज वीडियो बनाई कल डाली, कल बनाई परसों डाली। तो ये चीज़ उन्होंने मेरे अंदर बहुत इंस्टॉल करी है कि भी पहले प्लानिंग होनी चाहिए। यू शुड हैव अ सेट ऑफ वीडियोस रेडी बिफोर हैंड, ताकि कल को अगर बीमार हो गए, गला खराब हो गया, थ्रोट इन्फेक्शन हो गया, बोल नहीं पा रहे, या डेज थोड़े से हेक्टिक हो गए, या कहीं बिजी हो गए, कहीं जाना पड़ गया, या हर जगह कंप्यूटर और इंटरनेट अवेलेबल नहीं होता है, तो फिर वीडियोस में काफ़ी ज़्यादा गैप और ब्रेक आ सकता है। तो इसलिए प्लान योर डेज इन एडवांस, पहले ही कुछ वीडियोस इकट्ठी करके बना के रख दो एंड उनको धीरे धीरे शेड्यूल पर डालते रहो। सो आई थिंक ये जो है, ये बैचिंग जो मैंने बोला कि आप एक ही बार में रिकॉर्ड कर दो, एक ही बार में एडिट कर दो, ये उसी का एक एक्सटेंशन है। एंड शी इज़ वेरी राइट, आई एम वेरी थैंकफुल टू हर। उनकी वजह से मेरी ये कंसिस्टेंसी जो है वो थोड़ी सी और ज़्यादा स्ट्रीमलाइन हो गई है। अगर वो नहीं होती तो शायद मेरा थोड़ा सा ऊपर नीचे चलता रहता। सो ये 4 टिप्स हैं जो मैंने फॉलो करने स्टार्ट करे हैं और जिसकी वजह से मेरा थोड़ा सा काम आसान हो गया है। मैं उतना ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील नहीं करता जितना कि शायद मैं कर सकता था। बिकॉज देखो, जो इंसान यूट्यूब में फुल टाइम है, ही कैन अफोर्ड टू थिंक, टू बी क्रिएटिव, टू ट्राई दिस एंड दैट ऑन अ रेगुलर बेसिस। लेकिन जो इसको एज अ फुल टाइम काम नहीं कर रहा, जो इसको एक लेजरली एक्टिविटी की तरह कर रहा है, जो इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहता और जो इसको एज अ पार्ट टाइम क्रिएटिव फील्ड की तरह थोड़ा बहुत अपने नॉर्मल रूटीन के साथ करना चाहता है, उस इंसान के लिए तो बहुत ज़रूरी है कि वो अगर यूट्यूब पे कंसिस्टेंट होना चाहता है और चेक करना चाहता है कि यूट्यूब पे वो कितना सक्सेसफुल हो पाता है। सो कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए लंबे टाइम तक he has to try and optimize his resources and his mental strength in such a way कि वो कम एफर्ट में ज़्यादा आउटपुट निकाल पाए। आप लोग भी इस चीज़ को ट्राई करिए। कुछ कमेंट है, कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चन है, कुछ सजेशन है, तो प्लीज़ फील फ्री टू शेयर देम इन द कमेंट बॉक्स। ये मेरी तरफ से एक छोटी सी लिस्ट ऑफ टिप्स थी, दिमाग में कुछ और आता रहेगा तो आई विल डेफिनेटली शेयर इट विद यू गाइस ऑन दिस चैनल। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, बाय।